एनएसएस और उद्यान समिति की तरफ से आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे फैकल्टी के वरिष्ठ सदस्य, हमारे कॉलेज के छात्र और हमारे नॉन टीचिंग सदस्य भी मौजूद हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत हमने सरकारी निर्देशों के एक पालन के तौर पे की थी, शुरुआत में कंसेप्ट उसी तरह से निकला था, लेकिन हम लोग फिर इससे भावनात्मक रूप से जुड़ते चले। कल रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हमने ये सोचा कि कुछ नाम ऐसे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़े से उन पर आवरण आता जा रहा है या धूल आती जा रही है, तो उन नामों के साथ और उन नामों के साथ कुछ और नाम जो जुड़े हैं, अमित जी इस बारे में आपसे विस्तार से बताएंगे, उनके बारे में क्यों ना हम अपने कॉलेज में एक पहल करें। और जब हमने पिछले 2-3 दिन के अंदर ही इस कार्यक्रम को एक शक्ल दी, तो हमें बहुत खुशी हुई कि जिस तरह के सुझाव हमारे पास में आए। तो इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करते हुए मैं तो अमित जी से कहूँगी कि वो इस कार्यक्रम की को आगे बढ़ाएं, और उससे पहले हम लोग सब चाहेंगे कि आप सब लोग हमारा साथ दें। हम रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए उनको एक माला अर्पित करते हैं, और उन्हीं के नाम से फिर एक पौधा हमने ढूंढा, अपराजिता। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को हम अपराजिता कह सकते हैं, बल्कि है वो। अगर उनके साथ ट्रेचरी नहीं होती तो वो एक काफ़ी लंबा समय भारतीय इतिहास और राजतंत्र को देखें। तो एक उनके साथ हम एक अपराजिता का पौधा भी रखेंगे। और एक बहुत अच्छा सुझाव अभी हमें मनीष जी ने दिया कि आगे से जब इस तरह की तिथियां हमारे साथ आएंगी, हमारे पास आएंगी, तो हमारे ही कॉलेज के किसी बच्चे को हम चुनेंगे जिसका उस दिन जन्मदिन होगा, और उस बच्चे को हम वो पौधा सौंपेंगे देखभाल के लिए। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कार्यक्रम करना नहीं है, हमारा जो मकसद है वो एक इम्पैक्ट लाने का भी है, और उसी में हमारी असली भावना है। ओवर टू अमित जी। धन्यवाद किला जी, आप सबका मंचासीन प्राचार्य और हमारे बड़े भाई इतिहास विभाग के डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर प्रशांत जी और बाकी आप सब प्रिय छात्र और शिक्षक साथी। जैसा इलाजी ने बताया, आज का यह कार्यक्रम बहुत सुनियोजित नहीं था, ये बहुत ही सहजता से, सुनियोजित और सहजता से दोनों का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण और सम्मिश्रित रूप है। मैं आगे विस्तार से इस पर बात करूंगा अभी। इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भूमिका में इलाजी ने जो बात रखी है, मैं प्राचार्य महोदय और हमारे शिक्षक साथियों से आग्रह करता हूं, आप लोग भी आगे से कुछ रिप्रेजेंट कर दीजिए। सारिका जी हैं, वत्सल जी हैं, रेनू जी हैं, दीपिका, आप भी आ जाइए और माल्यार्पण में एक बार शामिल हुई, श्रद्धांजलि में आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने के क्रम में बताना चाहूंगा कि 26 अप्रैल को भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको कोमेमोरेट करने के लिए आज़ादी की अमृत कहानियां इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद 6 मई को यह पत्र जो है जाता है उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को, और वहीं से 12 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही देश के तमाम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, संस्थान हैं, उन सब में 12 मई को ये पत्र जाता है। और उसके बाद यानी कि तत्पश्चात हमारे रजिस्ट्रार के थ्रू विश्वविद्यालय से ये कॉलेजों में जो कॉलेजों के जो प्राचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और डीन, डायरेक्टर्स, उन सबको आता है। ये एक अच्छी पहल है, और इस पहल के बैनर पर ही आज़ादी का अमृत महोत्सव, चूंकि उसकी मॉडलिंग मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी है तो मैं मानता हूं कि मेरे सभी शिक्षक कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी के निर्वहन में सहयोगी हैं। आज़ादी की अमृत कहानियां, इसके अंतर्गत आज का यह कार्यक्रम विधिवत रूप से पहला कार्यक्रम है। रानी लक्ष्मीबाई की, जैसे कि इलाजी ने बताया, कल पुण्यतिथि है। 18 जून 1858 को हम जब साहित्य का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं या अन्य विधाओं का अध्ययन करते हैं,
तो साहित्य में हम पाते हैं कि जो ऐतिहासिक संवेदनशीलता का जो दौर है साहित्य में, साहित्य के पन्नों में जो इतिहास संवेदनशीलता के रूप में दर्ज होता है और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साहित्य की तथ्यात्मक जानकारियों से कहीं न कहीं वो ज़्यादा हमें टच करता है, वो ज़्यादा हमें उत्प्रेरित करता है, वो ज़्यादा हमें कहीं न कहीं खींचता है। इसी क्रम में मैंने अभी पाया कि जिसकी ओर इला जी ने अभी संकेत किया और मैं प्राचार्य महोदय और बाकी आप सबको भी बताना चाहता हूँ, बहुत अनछुआ तो नहीं है लेकिन बहुत छुआ हुआ भी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में मैं मानता हूँ कि वो अनछुआ ही है। रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास पर हमारे इतिहास विभाग से भी हमारे साथी बैठे हैं और उनसे भी इस दौरान चर्चा हुई, विमर्श हुआ, डिस्कोर्स हुआ और उन्होंने कई सारी तथ्यात्मक जानकारियां भेजी और जो उन दोनों के बीच में जो पैरेलल जो एक सम्मति बनी उससे ये तय हुआ कि बहुत धुंधलाहट नहीं है, जो हम बात रख रहे थे वो कहीं ना कहीं उस बात से मैच करती है, उससे कहीं ना कहीं उसका वाकया है। जब लक्ष्मीबाई अपने घोड़े से, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी हम सब ने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और अंग्रेज जब खुद ये कहता है कि विद्रोहियों में यदि कोई ताकतवर मर्द था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये अंग्रेज का एक ऐतिहासिक साक्ष्य है उनका लिखा हुआ, मनीष जी बैठे हैं वो बताएंगे। उसके अलावा जब वो वहां से कालपी की तरफ चलती हैं, ग्वालियर से, किले से, और किला या दुर्ग या हमारी जो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता जिसको राजनीति में हम कहते हैं, उसमें जो सेंध होती है उस सेंध का भी कोई न कोई कारण होता है और वो नाम इतिहास में दर्ज है। इतिहास में ऐसे नाम दर्ज हो जाते हैं जो हमारी आंतरिक बाह्य संप्रभुता में सेंध का कारण बनते हैं। हम इन वीरांगनाओं और ऐतिहासिक पुरुषों पर माल्यार्पण करते हैं तो सेंध लगाने वालों को भी हम भूलते नहीं है। ये हमारे इतिहास का कहीं न कहीं एक दर्ज बनना है और वहां पर भी सेंध लगी और रानी लक्ष्मीबाई का जो दुर्ग था, जो एक सशस्त्र मोर्चा था, उस सशस्त्र मोर्चे में वो जो सेंध लगी उससे किस प्रकार जो वहां की जो एक विद्रोही अंग्रेजों की नजर में और हमारी नजर में अगर कहें तो वो आन बान शान की जो लड़ाई थी उसमें जो सेंध लगी थी उसके कारण जो क्षीणता उत्पन्न हुई और उसके बाद भी उन्होंने जो लोहा लिया अंग्रेजों से, और जब वो कालपी की तरफ बढ़ी तो किस प्रकार से ऐतिहासिक क्रम में जो बातें आती हैं, एक वीडियो भी हम यहाँ रखेंगे उसमें भी वो आपको दिखेगा जो ऑथेंटिक है, राज्यसभा टीवी से ही जो प्रसारित हो चुकी है। तो हमने ये जाना कि साहित्य में और इतिहास में जो मणिकांचन जो एक संयोग है वो ये जो इतिहास के जो कुछ पल हैं जो ठिठकाते हैं, वो ठिठकाव जो है वो इतना जीवंत है कि वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो छू जाता है हमारे दिलों को। और अगर हम सोचें, हम तो पैदा क्या, हमारे तो ऊपर वाली पीढ़ी भी उस समय पैदा नहीं हुई होगी, लेकिन वो इतिहास का क्षण यदि उसको हम आत्मसात करके सोचें कि किस प्रकार से घोड़ा अटका होगा उस स्वर्ण रेखा नदी में, जो आज उस रूप में नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी में घोड़े का अटकना और उनका घायल होना, और उसके बाद अपने पार्थिव शरीर को लेकर उनका ये मानना था कि अंग्रेज का हाथ उस पर ना लगे। और वहां पर एक जो कुटिया जिसकी चर्चा आती है उसके जो महंत थे उस समय बाबा गंगादास थे। बाबा गंगादास उनकी अंतिम जो वीर गति की जो यात्रा थी वो उसमें शामिल थी, और ये इतिहास में ये चीजें कई जगह आई हैं कि उन्होंने अपनी कुटिया का जो 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 उसमें लकड़ी और फूस और छान और जो भी सामग्री थी उसको तुड़वा कर उससे उनका अंतिम संस्कार किया था। और इतिहास के पन्नों में या साक्ष्यों में ये भी बात उभर कर आती है कि वो उनसे पहले से ही परामर्श में थी। वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र चिंतक और साहित्यकार के रूप में बाबा गंगादास की चर्चा आती है, जो कि पुण्यतिथि रानी लक्ष्मीबाई की है, मणिकर्णिका की है, तो हम केंद्र में वही रखेंगे। लेकिन उस केंद्रीय परिधि में जैसे इला जी ने बात की, उस परिधि के जो कुछ बिंदु हैं उन बिंदुओं को इतिहास में किस प्रकार से लिया गया, इतिहास हमारा है,
इतिहास हमने बनाया है, इतिहास हमने नहीं लिखा, वो एक अलग बात है। इतिहास हमने बनाया, इतिहास किसने लिखा, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अपने इतिहास को पुनर्जीवित करके उसको कितना संरक्षित रख सकते हैं, ये भी एक बात है। तो आजादी की लड़ाई में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को बिगुल मंगल पांडे ने निश्चित रूप से बैरकपुर से शुरू किया। झांसी की रानी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई, और उस कविता को आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बाबा गंगादास वाला जो प्रकरण है, ये सच में बहुत ही उत्प्रेरित करता है। और सर मैं बता दूं, बाबा गंगादास ने जो साहित्य लिखा है उसमें भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, जो उनका जो शोषण था, उसके भी खिलाफ बगावत थी। और उन्होंने हजारों कुंडलियां लिखी हैं। और खड़ी बोली के बहुत प्रारंभिक स्तर पर, भारतेंदु से भी पहले उन्होंने ये सब लिखा, क्योंकि 1823 में उनका जन्म हुआ और 1835 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। तो 12 वर्ष की आयु का अंतर था। तो वो ग्वालियर, जो जहां निर्मोही अखाड़ा जिसको कहा गया है, जो 52 वैष्णव पीठ में से एक है, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार हुआ और बाबा गंगादास के हाथों हुआ। तो उन्होंने, उन पर शोध कार्य भी काफी हुआ है और आगे भी होने की उस पर गुंजाइश है। तो यहाँ मैं कहना यह चाहता हूँ कि इतिहास के वो क्षण, वो दौर जिसमें हम हार कर भी जीत गए, कि अंग्रेजों ने माना, अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से, वर्चस्वी रूप से अपनी जीत दर्ज की, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपने आप को हारा हुआ माना। क्योंकि जिस पार्थिव शरीर को रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा या मुर्दा वो कैप्चर करना चाहते थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि बाबा गंगादास को भी रानी लक्ष्मीबाई ने यही कहा कि मेरे पार्थिव शरीर को अंग्रेज का हाथ नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए हम जब कहते हैं कि साधु संत, साहित्यकार या सामान्य जन, कृषक या मजदूर, उस आंदोलन में कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी भूमिका नहीं रही हो या जिसका योगदान नहीं रहा हो। तो वहां पर जो साधु संत थे, उन्होंने उस पार्थिव शरीर को संरक्षित रखने के लिए अंतिम चिता के अंतिम उस क्षण तक उन्होंने मोर्चाबंदी की। और रानी लक्ष्मीबाई के उस पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के अंतिम क्षण तक संरक्षित रखने के लिए वहां पर पूरा युद्ध हुआ। और अंग्रेज ने ये सोचा कि ये जो साधु संत हैं, जो कंठी माला पहने हुए हैं, आखिर ये कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज ने यह भी माना कि वो ताजुब में थे, हैरत में थे कि वास्तव में ये पराक्रम का देश है, जहां साधु संत भी जवान बान शान की बात आती है तो लड़ने को उतारू हो जाते हैं। और एक भीषण मारकाट उनके बीच में होती है और दोनों तरफ से, उसमें कहते हैं सर सैकड़ों कम से कम जो है वो उस समय के जो साधु संत थे वो शहीद हुए उस लड़ाई में, उनकी पार्थिव शरीर को संरक्षित करने में। तो मैं ऐसे समय में आप सबकी तरफ से पुनः नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। और आप कार्यक्रम को अगले पड़ाव में ले जाने के लिए मेरी एक ये इच्छा रहेगी प्राचार्य सर को बुलाने से पहले, कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमने बनाई है उसमें हमने बनाया था श्रद्धांजलि वार्ता। श्रद्धांजलि में ये होता है कि वार्ता शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आप लोगों की भी फीलिंग्स हैं और हमारे विद्यार्थियों की भी फीलिंग्स होंगी, और जब तथ्यान्वेषण होता है तो फीलिंग्स नहीं आ भी जाती हैं। तो थोड़े थोड़े समय में ही सही, यदि आप में से भी जो लोग भी श्रद्धांजलि वार्ता में अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये मंच ओपन है, सीमित समय में आप सब अपनी भी बात रख सकते हैं। और अब मैं प्राचार्य सर को बुलाना चाहूँगा और इसके बाद अगले पड़ाव में हम एक वीडियो प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद हम उद्यान का नामकरण की जो बात हमने रखी, मैं उस पर भी एक बात अपनी रख देना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। मेरे मन में आया कि जो हमारा, क्योंकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना, आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर के नीचे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और कॉलेज की जो उद्यान समिति है, दोनों का संयुक्त तत्वावधान में, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम होने जा रहा है, हो रहा है। तो उद्यान समिति के लिए एक मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम जब वहाँ काम करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि गार्डन कमेटी, शामबाग कॉलेज इवनिंग गार्डन कमेटी, बिल्कुल गार्डन कमेटी उद्यान समिति है, उद्यान है। लेकिन हमने सोचा कि इस मुकद्दस दिन पर क्या हम गार्डन का नाम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई उद्यान। तो मैंने इस विषय में प्राचार्य सर से सबसे सर्वप्रथम एक मशवरा किया, राय ली। तो इन्होंने बहुत ही सहजता से उस बात को प्रशंसा भी की और खुले दिल से कहा कि बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर अमल होना चाहिए और
मेरी बिल्कुल सम्मति है। फिर मैंने, क्योंकि गार्डन कमेटी की, उद्यान समिति की जो हमारी जो संरक्षिका है वो इलाजी हैं, तो मैंने सर को कहा कि मैं पहले इलाजी से इसको, मैं इस बात को रख लेता हूँ। और तो फिर मैंने इलाजी से बात की तुरंत उसी समय, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा सुझाव है, और फिर ये चीज फाइनल हुई। तो उसका भी अनावरण हम अभी करेंगे और उसको किस रूप में लेंगे। तो मैं अब इसी कड़ी में समय का ध्यान रखते हुए अपने प्राचार्य महोदय प्रोफेसर हेमंत कुकरेती जी से आग्रह करता हूँ कि वो आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, आप इधर आइए सर, आइए ना प्लीज। धन्यवाद। मंचासीन डॉक्टर अमित सिंह, प्रोफेसर अनिल राय, डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर प्रशांत कुमार, अध्यापक साथियों और प्रिय छात्रों, आज हम जिस संदर्भ के बहाने यहाँ उपस्थित हुए हैं वो बहुत कुछ इमोशनल करने वाला भी है। बार बार यहाँ आया कि एक स्त्री जो कि लगभग निहत्ती थी, निहत्ती का मतलब ये नहीं होता कि हाथ में हथियार हो तो तभी आपको माना जाए, अकेली भी थी वो, और वो जो परिस्थितियाँ थी, इतिहास के विद्वान यहाँ बैठे हैं वो बेहतर बता पाएंगे। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जितना जानते हैं इतना हमें पता है कि बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ थी, और वैसे भी उनको गए इतने साल हो गए, आज भी स्त्रियां अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। ये अलग बात है कि आज के दौर में हमारे यहाँ बहुत सारी वीर बालिकाएं हैं जो हमारे सामने भी बैठी हैं, और इस अर्थ में मैं वीर बालिका कह रहा हूँ कि ये लोग भी अ, अपने परिवेश की विषम परिस्थितियों को हरा कर आगे आई हैं। तो इन लोगों का भी संघर्ष मायने रखता है। जहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई का सवाल है, इन लोग उनकी लड़ाई कितनी बड़ी रही होगी आज हम उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम उस दौर में नहीं है और समय का अंतराल बहुत चीज़ों को धुंधला कर देता है, लेकिन तब भी हम उसको जान सकते हैं। उसकी बेशक, क्योंकि कल्पना हमेशा 10% से अधिक यथार्थ के नज़दीक कभी नहीं जा सकती। साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि 90% तो बिल्कुल छूट ही जाता है। जहाँ तक उनकी लड़ाई की बात है, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, संदर्भ थोड़ा इससे अलग है लेकिन उससे जुड़ता है। अभी बहुत गंभीर कहना चाहिए कि विमर्श डॉक्टर अमित सिंह ने प्रस्तुत किया, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पहली बार जानने को मिली। तो जानकर अच्छा लगा कि लक्ष्मीबाई के साथ एक बड़ा नाम था गंगादास का, है ना, और फिर जो उनका लगभग पर्याय बन गई साहित्य में, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साहित्यकार भी एक प्रकार से मशाल होते हैं जो कि समाज के आगे चलते उसको दिशा दिखाते हुए। तो एक और कवि हुए हिंदी में, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, मैं बेटी को कहता हूँ बेटा। अब देखिए बहुत सामान्य है, विशुद्ध अभिधा में है ना। आज हम अपनी बेटियों को बेटा ही कहते हैं, है ना, लेकिन लगभग 80-90 साल पहले उस कवि, जो कि बहुत बड़ा पत्रकार था, बहुत मध्य भारत का एक जो दैनिक था कर्मवीर, उसके संपादक थे, है ना, पढ़ा लिखा आदमी था। और उस दौर में अगर उनके कुछ पत्र मुझे पढ़ने का अवसर मिला कि लोग मजाक उड़ाते थे कि आप बताओ बेटियों को बेटा कहते हो, सर पे चढ़ाते हो। आज ये कितनी मामूली बातें लगती है, लेकिन इसकी कल्पना कीजिए कि उस आदमी का संघर्ष क्या रहा होगा, है ना। और आज जो हमारी बेटियां यहाँ आती हैं पढ़ने के लिए, बहुत भाग्यशाली। तो संघर्ष सबका रहा है ना। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष रहा है, उनकी बाद की पीढ़ियों का संघर्ष रहा है। जहाँ तक लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं की बात है, इन लोगों ने कई सारी लड़ाइयाँ, मतलब एक एक लड़ाई केवल साम्राज्यवादी ताकतों के साथ नहीं थी, एक लड़ाई अपने लोगों के साथ भी थी, जैसा कि बताया, है ना। क्योंकि हम ही लोगों के बीच में हमेशा वो होते हैं जो कि प्रतिपक्ष के साथ जाकर मिल जाते हैं, ये दुर्भाग्य रहा है। जैसे हम लोग अपने अपने इतिहास को नहीं लिख पाए, लोगों ने मनचाहा इतिहास लिखा, उसी प्रकार से अगर हम लिखते तो वो लोग भी सामने आते, उनके उनके उन मुखोशों को हम दूर करके
देख सकते, सच्चाई को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते थे कि क्यों हम लगातार गुलाम होते चले गए। फिर भी हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें तो जो संदर्भ है हम लोगों का आज़ादी, आज़ादी केवल एक शब्द भर नहीं है। आप कल्पना कीजिए, हम लोग सब इतने सारे लोग अंदर हैं और कोई बाहर से आके बंद कर जाए, 90% लोग बेचैन हो जाएंगे, है ना। हम गुलाम नहीं हुए, लेकिन बंद होने का एहसास कितना मार्मिक होता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने कि आज़ादी की शुरुआती लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, उनका संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा, है ना। और एक महिला होने के नाते लक्ष्मीबाई ने कितने संघर्ष किए होंगे, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सब बात करेंगे अपने अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो एक अनंत कथा है। आज़ादी है, फिर हम लोग जिस आज़ादी को हम लोग पा गए, उसको बनाए रखने का जो संघर्ष है, बचाए रखने का संघर्ष है, इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि ये तो लगातार चलता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि जो आपके बीच में से कोई आए और उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में मैं प्रमोद सर से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, और संक्षिप्त में आप लोग भी तैयार रहें, जो भी कहना चाहते हैं मन की बात जरूर कहकर जाएं, हमें अच्छा लगेगा। रेणु जी। अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, इतने ज्ञानी ज्ञानी बैठे हुए हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय और मित्रगण, छात्र, इतिहास में एक विधा है, इतिहास एक विधा है अपने प्राचीन हेरिटेज को जानने के लिए। और सामान्यतः भारतीयों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनको इतिहास लेखन की विधि नहीं आती थी, लेकिन इतिहास लेखन की विधि हमारे प्राचीन ग्रंथों में रही है। वो डिफरेंट टाइप रही है, ग्रीक्स की तरह नहीं रही है, या और दूसरे यूरोपियन राज्यों की तरह या राष्ट्रों की तरह नहीं रही है। लक्ष्मीबाई का कॉन्टेक्स्ट जो है, आप लोग भी समझ रहे हो कि पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ऐसे पुराने या स्वतंत्रता संग्रामी जो लीडर्स हैं, उनको याद किया जा रहा है। उसके पहले मैं भी जब स्टूडेंट था, तब मैंने कभी कॉलेजेस में या इस तरीके का नहीं देखा लक्ष्मीबाई, या इस तरीके के सुभाष चंद्र बोस, या इस तरीके का जो अभी प्रचलन में आया है, वो पहले हम भी नहीं देखे। लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ हम लोग, मैं इतिहास का खुद विद्यार्थी रहा हूँ, तो बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। हम लोग में सबसे कमी है कि हम इतिहास अपने खुद नहीं, भारतीय इतिहासकारों ने या जिन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने उनका परिप्रेक्ष्य कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, या तो अंग्रेजों ने जो लिखा हम उसको रिपीट करते रहे। अभी लेटेस्ट एक चल रहा है, एक आप कह रहे हैं करेंट चल रहा है कि फिर से रिविजिट करने की बात चल रही है। जितने भी हमारे जो पहले के जो महापुरुष हुए हैं, उनको रिविजिट किया जा रहा है, उन पर और प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है, खोज की जा रही है। उसी क्रम में लक्ष्मीबाई के बारे में भी सरकार का प्रयास है, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का या यूजीसी का प्रयास है। लक्ष्मीबाई के बारे में हम उतना ही जानते हैं जो अंग्रेजों ने लिखा, या अंग्रेजों के बाद जैसे कुछ और इतिहासकार सेन हैं, या और इस तरीके के इतिहासकार हैं, लेकिन बहुत डिटेल में कोई उस पर उन पर शोध हुआ ही नहीं है। लक्ष्मीबाई के बारे में जो अमित सिंह जी ने बताया, वो खास करके मैं भी नहीं जानता था गंगा जी के बारे में, कि वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो बताया कि लक्ष्मीबाई का के संस्कार में या उनके डेड बॉडी को प्रिजर्व करने में उनका रोल, या लोकल लोगों का रोल रहा। उन लोगों ने उस संरक्षित करके रखा, क्योंकि उनकी विश थी कि हमारे शरीर को अंग्रेज हाथ न लगाए। तो बेसिकली जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप या हम या कोई भी देखेंगे, हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया जिस तरीके से भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए था। उसमें दोष हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि जो लोग इतिहास लिखने के क्रम में रहे हैं, वो उन्होंने इस तरीके से लिखा जो उनको सूट करता था। सामान्य जो इतिहास होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं मेवाड़ के कॉन्टेक्स्ट में कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी को सब लोग जानता है। हल्दी घाटी को इसलिए जानता है कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप की हार हुई थी।
ठीक उसके 8 साल के बाद दिवेर का युद्ध का कोई नहीं जानता है, जिसमें कि मुगल बुरी तरीके से हारे थे और उसमें अकबर की जान जाते जाते बची थी। लेकिन हम दिवेर के बारे में नहीं जानते। 82 में दिवेर का युद्ध हुआ, दिवेर के बारे में हम लोग नहीं जानते। लक्ष्मीबाई के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं वही कहूंगा कि लक्ष्मीबाई एक सामान्य मणिकर्णिका जो थी, बनारस में जन्म हुई थी लक्ष्मीबाई का, और मणिकर्णिका से धीरे धीरे वो लक्ष्मीबाई बनी। और उनके पति के बाद, मरने के बाद, उन्होंने जो गोद लिया था बाल गंगाधर को, उसको अंग्रेजों ने नहीं दिया, मान्यता नहीं दी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को भी ले लिया अपने कब्जे में। और हम केवल यही जानते हैं कि लक्ष्मीबाई जो थी स्वतंत्रता संग्राम में एक पर्सनालिटी थी, और बहुत कुछ लोगों ने तो, या कुछ इतिहासकारों तो ये भी कहा कि लक्ष्मीबाई केवल अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। कुंवर सिंह केवल इसलिए लड़ रहे थे कि उन पर उस समय 80 लाख रुपए का कर्ज था, और अंग्रेजों ने कर्ज देने से मना कर दिया था, कर्ज माफी करने से मना कर दिया था, इसीलिए कुंवर सिंह लड़ रहे थे। कोई स्वतंत्रता की बात नहीं थी। इसी तरीके से उस समय के जो हमारे जो लीडर्स थे, उन पे इस तरीके से उनको दिखाया गया कि स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये पर्सनल गेम के लिए लड़ रहे थे। चाहे इन पर लोन था, या अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, या नानाजी पेंशन पाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस तरीके की जो हिस्ट्री है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। और जितने भी चाहे वो सरकार की ओर से हो, या हम लोग जो हिस्टोरियंस हैं, टीचर्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं, उसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें। तो मैं यही केवल कहना चाहूँगा आपसे कि हिस्ट्री को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री अब तक जो लिखी गई है, वो खास पर्पज से लिखी गई है। जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, उनको सप्रेस किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हेमम कुकरेती, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर कुमार प्रशांत और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक डॉक्टर अमित सिंह और हमारे सहयोगी शिक्षक साथी और छात्रों, आज कोई विशेष व्याख्यान का दिन नहीं है और मैं अधिक समय भी नहीं लेना चाहूँगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। जब हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो पाते हैं कि पूरी आज़ादी की लड़ाई मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ठहरती है, या 3 पड़ाव है इसके। पहला 1857, दूसरा 1885 और तीसरा 1915-16 का समय। जब हम 1857 की बात करते हैं तो अभी डॉक्टर प्रमोद कुमार जो इतिहास विभाग से हैं अभी बता रहे थे, और कुछ हद तक उसमें सच्चाई भी थी, कि जब चाहे वह मंगल पांडे की बात की जा रही हो या लक्ष्मीबाई की बात की जा रही हो, इन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से हथियार उठाए थे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जहां जहां से आवाजें उठती थीं, हथियार उठते थे, अंग्रेज विभिन्न उपकरणों से उस आवाज को दबाने में लग जाते थे। चाहे वे डरा करके आवाज को दबाएं या कुछ दे लेकर के। इतिहास में ऐसे बहुत से प्रमाण मिलेंगे जहां पर कि ऐसी आवाजों को दबाने के लिए उन्हें कुछ या तो महत्वपूर्ण राशि दी गई हो, कोई पद दिया गया हो, या इस तरह के तमाम प्रलोभन अंग्रेजों के द्वारा दिए जाते हैं। जाहिर है कि अंग्रेज इतनी आसानी से जो है देश छोड़ने वाले नहीं थे, और चाहे वो मंगल पांडे हो या लक्ष्मीबाई हो या इस तरह के जितने उस समय 1857 के आसपास के जो हमारे आंदोलनकारी थे, वे चाहते थे बहुत आराम से अंग्रेजों से समझौता कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और एक बात और हमें समझने की जरूरत है कि 1885 में जाकर के जब हम आज़ादी की लड़ाई से जुड़ते हैं तो यह काम उतना चुनौती भरा नहीं है जितना 1857 में।
धीरे धीरे हमारे लिए एक मंच मिलता गया और आसान होता गया था। 1916 में थोड़ा और आसान हुआ जब गांधी जी आए और नेतृत्व संभाल लिया, तो वहां बस हमें उससे जुड़ना था बस। लेकिन 1857 में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी और इस शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना या हथियार उठाना अपनी जान गंवा देने जैसा था, और इन आंदोलनकारियों ने इसकी परवाह नहीं की। इतिहास आप सभी जानते हैं, मैं इसमें बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा। बस इतना अवश्य कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, विशेष रूप से शुरुआती दौर की, वह अपने आप में बहुत कुछ हमें संदेश देती। और मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और हम लोग हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं। उन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि इतिहास मनुष्य की तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दो आंखों से तो हम सामान्य जगत को देखते हैं जो हमारे सामने होता है, और एक तीसरी आंख जो हमारे पीछे होती है वो इतिहास होती है। आगे हम अपने वर्तमान और भविष्य को देखते हैं और अपनी तीसरी आंख से हम अपने अतीत को देखते हैं, और उस अतीत के माध्यम से अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने का काम करते हैं। इतिहास की इतनी बड़ी भूमिका होती है। तो आज जब हम इस अवसर पर लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं, तो केवल हम याद नहीं कर रहे हैं बल्कि उस समूचे वातावरण को याद कर रहे हैं, उनके पूरे योगदान को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं, और उस संघर्ष से जो मिलने वाली शिक्षा है, जो संदेश है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना और उद्यान समिति के जो हमारे संयोजक और बाकी सदस्य हैं और हमारे छात्र जो इनसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये उद्यान समिति का जो नामकरण, जो जिसकी चर्चा अभी थी, ये उसका फ्लैक्स है। और ऐसा ही बोर्ड जो है अनुमति से निकट भविष्य में बोर्ड बनवाकर, एक मिनट सारिका जी और वत्सल आप भी आ जाइए, क्योंकि एनएसएस समिति के जो सदस्य हैं वो जरूर आ जाएंगे। एनएसएस समिति में जितने भी साथी सदस्य हैं यहाँ वो सब आ जाए। आ जाओ अनिल जी, आप भी आ जाओ, आ जाओ, बाकी सब भी आ जाएं। थोड़ा सा दीर्घ दायरा बनाकर। तो ये हमारा गार्डन इस नाम से जाना जाएगा, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई उद्यान, श्यामलाल कॉलेज सांग। तालियां बजा दीजिए बच्चों। हमारे प्रशांत जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद जो भी बोलना चाहते हैं, अब मैं एक एक नाम नहीं लूंगा, स्वतः हाँ बीच में एक बार मनीष जी का रहेगा। आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में आज एक शुरुआत कर सकते हैं जो एनएसएस ने और गार्डन कमेटी ने किया है। शुरुआत नहीं कहेंगे इसको, हम ये कह सकते हैं कि उसी कड़ी में एक अच्छी पहल आज फिर देखने को मिली। काफी मेहनत करते हैं लोग, खासकर मैं उनको दोनों कमेटी के मेंबर्स को, कन्वेनर्स को, सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये चाहूंगा कि आगे इस तरह के कार्यक्रम और अच्छे जितने हो सकते हैं हम लोग करते रहे। जैसे और लोगों ने बात की, प्रमोद जी ने और प्रिंसिपल साहब ने, अमित जी ने,
मैं उसी कड़ी में जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इतिहास और साहित्य का मिलन यहाँ पे देखने को मिला है, तो राजनीति यहाँ पे थोड़ा सा आ जाती है। अब राजनीति कैसे आ जाती है, जैसे कविता कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दानी जो शब्द आता है वो जो फेमिनिस्ट है, जो खासकर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को मानने वाले या विचारधारा को मानते हैं, सोच जो है उस आइडिया को, ये कहते हैं कि मर्दानी शब्द जो क्यों लगाया गया लक्ष्मीबाई में, क्या औरतें नहीं हो सकती हैं बहादुर या लड़ सकती हैं या ताकतवर होती हैं? ये जो पुरुष प्रधान जो बना दिया गया, जो पैट्रियार्की जिसको या इस तरह की बातें की जाती है, तो ये बात है कहीं कहीं इसको हम इस तरह से देखते हैं। ये तो बहुत उदाहरण है, इतिहास में उदाहरणों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण जहाँ पे महिलाओं ने जंगे आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि जंगे आज़ादी के लोगों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलों की साहित्य में और हम देखते हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बहुत अहिल्याबाई है जिनके नाम पे हम लोग बहुत काम नहीं कर पाए। बात सच है कि जो साहित्यकार या इतिहासकार है उन्होंने हमारे जो आज़ादी की लड़ाई या जो समाज के लिए लड़ाई, सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं है, समाज के लिए लड़ाई, समाज और को एकजुट करना, पुरुष हो स्त्री हो सभी को एकजुट करना, पूरे समाज को एकजुट करना, तभी जा करके हमें ये आज़ादी मिली। आज हम आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, आज़ादी मिली है, उसमें सभी का सहयोग रहा है, जब पुरुष हो स्त्री हो, जहाँ तक महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। ये एक तरह से महिलाओं के प्रति जो सोच है उसको दर्शाता है कि महिलाएं भी बहादुर होती हैं, लड़ सकती हैं और उनमें वही क्षमता होती है जो पुरुषों में होती है। और लक्ष्मीबाई उसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारी बातें कही जा सकती है ऐसे मंच पे जहाँ पे विद्वान लोग बैठे हैं, चाहे छात्र हों टीचर हों, हम लोग सब बैठे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत सारी बातों के लिए कहीं और भी इसके लिए डिबेट या डिस्कशन कहीं पर रखा जा सकता है, जिसमें बच्चों को भी बोलने का पूरा अवसर मिले और लोगों को भी बोलने का अवसर मिले। और एक जो कंसेप्ट है कि लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत लोगों के नाम जोड़े गए कि हाँ उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, और जिस तरह से उन्होंने देश की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए। ऐसा नहीं था कि जैसे अनिल जी ने कहा कि नहीं अपनी अपनी भलाई के लिए, अपने राज के लिए, अपना राज बचाने के लिए लड़े थे। कहीं न कहीं एक रहता है आपको ऐसा नहीं कह सकते कि लड़ना सिर्फ एक उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था, उस समय का जो समय था, उसमें लड़ना अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेजी ताकत हुकूमत के खिलाफ लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत जो पूरे देश पे राज कर रही हो और पूरे देश पे अपनी पूरी क्षमता के साथ, उनके पास इतने आर्म एम्यूनिशन थे, उनके पास सारी क्षमता थी, और उसमें लड़ना और उसके लिए अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, छात्रों को खास करके हमें इनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें आगे इस तरह के जो इतिहास में के जो पन्ने हैं, जो अनछुए पन्ने हैं, जैसा जी ने कहा, उन पन्नों को और भी देखने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है, हम तो बचपन से करते रहे, कई लोग कहते हैं बात क्या है रिविजिट करना, इतिहास हमेशा ही रिविजिट होता है, इतिहास कभी भी स्टैटिक नहीं होता। मैं तो मान लीजिए स्टैटिक हो गया तो इतिहास ठीक है, ऐसा नहीं कि फैक्ट और तथ्य पे चलेंगे, उसमें रिविजिट नहीं चाहिए, आगे उसमें भी चाहिए, अब इतिहास ही कोई निकलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पहले भी लिखे गए या पढ़े गए हैं उसमें भी तथ्यात्मक तथ्य थे, और बहुत कुछ लिखे गए हैं और भी लिखने की जरूरत है, बहुत कुछ किया गया और भी करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल कुछ नहीं। हमने बचपन में इतिहास पढ़ा, हमने बचपन में साहित्य पढ़ा, और वहीं से हम भी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, सब लोग उसी को जानते हैं। तो उसमें नए नए रिसर्च होनी चाहिए, नई नई विधियाँ, नई नई रिसर्च होकर के आनी चाहिए। और एक अच्छा है कि हम आज के टाइम में जब आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो नई नई चीज़ों को जानने का, नए नए जो हमारे आज़ादी के जो वीर लोग थे उनके बारे में जाने, उनके बारे में समझें, ताकि लोगों को अपनी आज़ादी महसूस हो। क्योंकि आज के टाइम में आज़ादी महसूस करना ही बड़ी बात है। हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए आज़ादी बचाए रखना भी है। आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई है, उस आज़ादी को हम आज ही बचा के रखें, और उसी आज़ादी की लड़ाई आज हम
के लिए इन योद्धाओं को याद कर रहे हैं और आगे भी याद करें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अब मैं, चूंकि आज़ादी की अमृत कहानियों का जो आधार है वो नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सब मुद्दे हैं। तो चूंकि पुण्यतिथि रानी लक्ष्मीबाई की मनाई जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में नारी सशक्तिकरण के लिए इलाजी तो है ही, लेकिन हमारे जो बाकी जो, जैसे सर ने कहा, वो सब साथी बैठे हैं, महिला शिक्षक साथी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आए और अपनी बात जरूर रखें। रीनू जी। मंच को नमन। रानी लक्ष्मीबाई की जितनी भी स्मृति हैं उन सब स्मृतियों को नमन। रानी लक्ष्मीबाई से पहला परिचय जब हुआ जब हम रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानते थे। 4 या 5 साल की उम्र की में वो कविता खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। जब से लेकर और अब तक साहित्य और सिनेमा जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह हैं उनको बार बार गढ़ता रहता है और हम आसानी से अनदेखी करते हैं, खास तौर पर साहित्य और खास तौर पर साहित्य में भी मान लीजिए आत्मवृत्त। अगर किसी आत्मवृत्त में महिला खासी बहादुर किस्म की हो जाए तो अभी भी मुहावरा चलता है, जनाब आई बड़ी लक्ष्मीबाई, आई बड़ी झांसी की रानी। तो हमें ये पहचानना होगा स्त्री होने के नाते कि हम सच में उस नस्ल की हैं। मेरे अंदर की रानी लक्ष्मीबाई जिंदा है। अगर उस वीरत्व को हम जिंदा रख पाते हैं, उस संकटों से मुकाबला करने की हमारी जो अंदर का मादा है उसे हम जीवित रख पाते हैं, तो सच में लक्ष्मीबाई हमारे सबसे काम का प्रतीक है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उज्जवल चरित्र है और उसको उसकी भव्यता में, उसको उसकी उज्जवलता में साहित्य और सिनेमा ने जितना सम्मान दिया है उतना मतलब इतिहास में कहा ही गया कि इतिहास में मिलना बाकी है। और थोड़ा सा मतलब जब मणिकर्णिका बन रही थी, फिल्मों के अगर माध्यम से बताऊं तो जब मणिकर्णिका बन रही थी तो एक जगह एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा शोध करने में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाने में साहित्य ने मदद की। चाहे उसको कल्पनात्मक कहकर आप उसको एक तरफ कर दें कि कविता है और निजी जीवन से या जीवट से क्या लेना देना, लेकिन ये बात सच है कि ठीक उसी तरह से कि ये काल्पनिक चरित्र है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब आप देखते हैं किसी भी सिनेमाई रूपक को या किसी भी साहित्यिक रूपक को, तो हम ये कहकर अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं कि ऐतिहासिक है लेकिन घटना का मिश्रण है। इसको हमने वैसे आपके मनोरंजन के लिए तैयार किया है, लेकिन उस मनोरंजन वाले पुट में, उस मनोरंजन वाले धरातल में भी वहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि लोक जीवन की, लोक गाथाओं की, लोक मुहावरों की, लोक परंपराओं की लंबी लिस्ट आपको दिखाई देगी। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को समझने के लिए मुझे लोक कथाओं में, दंत कथाओं में उनसे जुड़ी लोगों की जो मुंह जबानी की गाथाएं हैं उनसे मुझे बहुत मदद मिली। तो ये हो सकता है कोरा फिक्शन का काम, ये हो सकता है। रही बात रानी लक्ष्मीबाई को इस तरह से याद करने की, और ख़ास तौर से हमारे छात्र वर्ग जो कि युवा वर्ग है, उस आप लोग खुद किस्मत हो, हमारे पास उस तरीके से ना मंच था उस समय। जैसे कि प्रमोद सर ने कहा कि हमारे कॉलेज के समय इस तरह का नहीं होता था, तो आप इस मामले में बहुत किस्मत वाले हैं कि इस तरह के राष्ट्रीय प्रतीकों को याद किया जा रहा है। लेकिन हम साथ में कामना भी करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों में
सारे प्रतीक शामिल हों, बिना लिंग, बिना जाति, बिना धर्म के विभाजन के साथ। जब हम याद करें तो हम ये नहीं कि महिलाओं में हम सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई या कुछ खास गौरववादी प्रतीकों को ले लें और एक ये भी एक मिलीजुली राष्ट्रवाद और प्रतीक राष्ट्रवाद के तहत ना धर्मवादी पहल जैसा कुछ नजर आने लग जाए आने वाले वर्षों में। अगर इसको धर्मवादी व्याख्याओं से बचाना है और उस संकट से हमें इसको निकाल कर अपनी पहचान के संकट से जूझना है तो रानी लक्ष्मीबाई की नस्ल को आपको अपने भीतर खोजना होगा और वही असल रानी लक्ष्मीबाई है जो आपको संकटों से लड़ने का सहारा देती है। वो कहानी जो आपको प्रेरणा दे, वो कहानी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई है, वो आपकी मणिकर्णिका है। मतलब मणिकर्णिका कहा जाता है कि बहुत ऊंचा पर्वत का शिखर है। उस शिखर की ओर देखते हैं तो सम्मान की दृष्टि से भर जाते हैं, तो वही सम्मान की दृष्टि अपने प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने गौरववादी जितने भी हमारे प्रतीक हैं उसके प्रति हम में आने वाले वक्त में और मजबूत हो, इसी की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। हमारे सम्मानित प्रिय छात्रों, आज लक्ष्मीबाई के विषय में बहुत सारी बातें हमारे विद्वान वक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बातें कहूँगा कि शहीद कभी मरते नहीं और शहादत हमेशा अमर रहती और शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन के मरने वालों का यही और जाते जाते मैं एक और मैथिली के प्रति मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, जिया न वह जो मरा न आपके लिए, मरो परंतु यो मरो की याद जो कर सके। आप जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत सार्थक है अगली जो कड़ी है। और इस पीपीटी के बाद अंत में हम एक वीडियो यहाँ रखेंगे जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। उस वीडियो को देखने के बाद हम कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद की ओर बढ़ेंगे। तो आप धैर्य से बैठिए, 20 से 25 मिनट का समय अभी बाकी है जिसमें ये कार्यक्रम समापन की ओर होगा। मैं एक दो उदाहरण सर वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी, तो उसमें अंत में, क्योंकि वहां चर्चा है कि ये बाबा गंगादास के परामर्श में थी जो मैंने बात रखी, लेकिन अंत में उपन्यासकार वहां क्या कहते हैं ये जरा उनकी शहादत से ही जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। बाबा गंगादास ने पहचान लिया, बोले सीता और सावित्री के देश की लड़कियां हैं ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला, बाबा गंगादास तुरंत गंगा जल ले आए, रानी को पिलाया, उनको कुछ चेत आया, मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया, अचेत हो गई। बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है परंतु अधिक विलंब नहीं, थोड़ी दूर घास की एक गंजी लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। वे दोनों संभले। देशमुख ने कहा, घास की गंजी बड़ी है? क्वेश्चन मार्क। बाबा गंगादास ने उत्तर दिया, गंजी तो छोटी सी है। देशमुख कष्टपूर्ण स्वर में बोला, झांसी की रानी के दाह के लिए आज लकड़ी भी सुलभ नहीं, घास की अग्नि तो इन दो शवों को केवल झोंस देगी, सवेरे शत्रु इनके अर्ध नग्न शरीर देखेंगे, हंसेंगे और शायद कहीं फेंक देंगे। बाबा ने सिर उठाकर अपनी कुटिया को देखा, बोले इस कुटिया में काफी लकड़ी है, उधेड़ डालो, अंत्येष्टि का आरंभ करो। बाबा गंगादास ने सचेत किया, झांसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो, यह तुम्हारा मोह है, यह अस्त नहीं हुई, वह अमर हो गई। कायरता का त्याग करो, उस घास की गंजी पर इन दोनों देवियों के शवों का दाह संस्कार करो, अंग्रेज इन लोगों की खोज में आते होंगे, सिद्धता करो। दहती ने पावकह, मुखमंडल प्रदीप्त हो गया, सूर्यास्त हुआ, आकाश का अरुण पुंज दिशा की भाल पर था, उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थी। देशमुख ने बिलख कर कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलख कर रोने लगा। दामोदर राव ने चीत्कार किया। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश अनंत है,
वह कण कण को भासमान कर रहा है, फिर उदय होगा, फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा। तो मैं मनीष जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी पीपीटी रखें पुस्तकों के संदर्भ में, उसके बाद हम फाइनली वीडियो शुरू करेंगे। my dear students, मॉर्निंग से भी अभी कुछ देर से हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और फिर हिंदी में ढेर सारी बातें हुई और कुछ ऐसी भी जैसे साधु कैसे लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ साधु बोल रहे हैं और एक तरफ हम उनसे बाबा गंगादास से हम फाइट करने की बात कर रहे हैं। फिर प्रशांत सर ने भी कुछ बात की कि भाई खूब लड़ी मर्दानी क्यों, आखिर झांसी वाली रानी थी। प्रमोद सर ने रिविजनिंग इंडिया की बात की या रिविजनिंग हिस्ट्री की बात की। प्रिंसिपल सर ने भी बेटी और बेटी की बात या अनिल राय सर ने उठाई। तो डोंट बॉदर अबाउट इट। ये कंट्रोवर्सीज और ढेर सारी चीजें चलती रहती हैं। अल्टीमेटली क्या है कि हम इन सारे सब लोगों ने आपके इंसाइट को बढ़ाया है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, क्या थी। तो बस उसी ट्रेडिशन में, उसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कुछ मैंने बुक को कलेक्ट किया है। दिस इज नॉट नथिंग न्यू, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो वही आइडिया है मेरा, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ चीज़ों को कंट्रोवर्सी नहीं करता है, हिस्ट्री चीज़ों को शांत भी करने की कोशिश करता है। और जब तक हम किसी टॉपिक पे रिसर्च नहीं करेंगे एग्जैक्टली वी कैन नॉट से एनीथिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। So this is my small step towards my students. So ये जो फर्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो है वो सबसे पुरानी बुक है और रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें कि माइकल वाइट 1901 में ये बुक लिखते हैं और मैक्सिमम लोगों ने इस बुक को फॉलो किया है। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ है अभी सब लोग झांसी यानी कि लोकल, इंडिया यानी कि नेशनल। रानी लक्ष्मीबाई बेसिकली एक इंटरनेशनल फिगर थी, क्योंकि उनके लॉयर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे। जब उन्होंने इंग्लैंड में जाके फाइट किया था अपने केस को, तो द लॉयर ही लाइक जो उनके केस को लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक बुक अगर रानी लक्ष्मीबाई पे लिखी गई है तो फ्रेंच में लिखी गई है। सो दीज आर वेरी a very interesting thing about Rani Lakshmibai. She was not only local and national, she was an international figure as this person. This is the first book and I don't think exactly location तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी यहाँ की इंडियन राइटर ने ऑब्वियस नहीं लिखी है और पब्लिकेशन भी यहाँ का नहीं है। मैं जितने भी बुक्स को दिखाऊंगा कुछ मराठी में है और कुछ इंग्लिश में है, फ्रेंच में, स्पेनिश में है। तो उनका जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट ढेर सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर था। नेक्स्ट बुक जो है वो मराठी में बुक लिखी गई है एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। ये उसका प्राइमरी सोर्स है और ये जो 1900 आई थिंक 70 और 1870 के आसपास और 1900 के बीच में ये बुक लिखी गई। तीसरी जो बुक है वो है The Rani of Jhansi, the first Hindi play in English on the Indian historical theme, originally played by Chatur Bhuj and translated by Javed Rahim. So ये जितनी भी आइडियाज हैं, जो अगर आपको कभी कोई कंट्रोवर्सी दिखे तो आप इन बुक्स पे जा सकते हैं। अगेन अगली जो बुक है वो कल्पना, नेक्स्ट जो है वो बच्चों की बुक है रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि बच्चों में काफी फेमस थी रानी लक्ष्मीबाई, सबने बोला। कल्पना दांगली की बुक है जो कि रियल में एक हमें कंटेंट देता है। उसके बाद महाश्वेता देवी की भी एक बुक है, नेक्स्ट स्लाइड, झांसी की रानी, जिसका की अनुवाद रमाशंकर द्विवेदी ने किया था। दिस आर द प्राइमरी सोर्स व्हेन कहीं भी हमें कंट्रोवर्सी लगे या फिर लगे कि हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानना है तो हम इन बुक्स की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर जो पर्सनिस की बुक है जो मराठी में पहले भी मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, द ओनली सिंगल बुक विच रिटन इन मराठी लैंग्वेज एंड दैट इज झांसी की रानी। एंड तो ये बुक है और इसका गंगा प्रसाद गुप्त ने इसको मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट उसके बाद आता है, सब लोगों ने बताया, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर भगवान सिंह राणा, ये नेक्स्ट भगवान सिंह राणा, ये लोकल ट्रेडिशन पे राइटिंग्स है रानी लक्ष्मीबाई पे। और
नेक्स्ट स्लाइड, परमेश्वर प्रसाद सिंह, इन्होंने भी जो आइडिया दिया है वो लोकल यानी कि झांसी के आसपास की चीजों के यानी कि लोकल हिस्ट्री को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न एंड सम रिसेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द झांसी रानी. नेक्स्ट, द वुमेन who ruled India, अर्चना गुप्ता. दिस इज द वन क्लासिक बुक और जिससे कि हमें मॉडर्न टाइम से हम कैसे मिडिवल और अर्ली मॉडर्न टाइम्स को देख पाए हैं, उसमें ढेर सारी हिस्ट्री है और आपको आइडिया मिलेगा लक्ष्मीबाई के बारे में. नेक्स्ट बुक इज फ्रॉम हरलीन सिंह और वेरी रिसेंट बुक कैम्ब्रिज की है, द रानी ऑफ झांसी, जेंडर हिस्ट्री एंड फेबल इन इंडिया. सो मेनी आइडियाज भाई, ये फेमिनिस्ट हैं नहीं हैं, मर्दानी क्यों बोली जानी चाहिए नहीं बोली जानी चाहिए, तो ढेर सारी कंट्रोवर्सी बुक से हम कहीं ना कहीं डिनाउंस कर सकते हैं. इट इज वेरी वंडरफुल बुक और हिस्ट्री और नॉन हिस्ट्री हर एक स्टूडेंट को बुक जरूर पढ़नी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिभा राणा डे ने जो ओरिजिनल बुक है और ओरिजिनलिटी है क्योंकि ये बेसिकली मराठी में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया संजय राणा डे ने. तो ये भी एक ओरिजिनल बुक हो सकती है जो लोग रानी लक्ष्मीबाई को जानना चाहते हैं. उसके बाद जो आता है वो पॉपुलर कल्चर, रिनू मैम ने डिस्कस किया था मूवीज के बारे में, पॉपुलर कल्चर के बारे में. नेक्स्ट वो है अब यहाँ बात आती है, मेरॉन ने एक बुक लिखी रिबेल क्वीन. ये उपन्यास है जो हिंदी में भी ढेर सारे उपन्यास हैं उनमें, और इसमें उनका ढेर सारा आइडिया है कि और इसको उन्होंने सिर्फ इंडिया से नहीं डिफरेंट लोकेशन से, वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन से जोड़ा है इस बुक में. वन ऑफ द वंडरफुल, मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है क्योंकि आज मुझे इसके बारे में कुछ बताना था. रानी, नेक्स्ट नोवेल है जो इस पे रानी जयश्री मिश्रा, रिसेंट राइटिंग फ्रॉम ओडिया हिस्टोरियन एंड द वंडरफुल पोर्ट्रे अबाउट द रानी लक्ष्मीबाई. नेक्स्ट इज एंड रियली दिस इज द मनु क्रिस्टोफर निकोल ने 2 वॉल्यूम में बुक लिखी है. मनु पहला वॉल्यूम है और दूसरा वॉल्यूम है क्वीन ऑफ ग्लोरी. ये सारे उपन्यास है, नोवेल है, और लेकिन इसमें लक्ष्मीबाई को ढेर सारे अच्छे ढंग से डिपिक्ट किया गया है जिससे कि रियली हम एक उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखते हैं क्यों आखिर उनको ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, फ्रांस में इंक्लूड किया गया है और इंडिया में अभी तक इस तरह की कोई बात, उनकी बुक को हम हिस्ट्री में भी ऐसे उनकी बुक को नहीं पढ़ाते. हम 1857 में हम बात करते हैं सावरकर की, हम बात करते हैं सेन की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई पे अभी तक हमने कोई बुक को इंक्लूड नहीं किया है. उसके बाद ये है वॉरियर क्वीन. नेक्स्ट बस कुछ ही मिनट है. वॉरियर क्वीन है, इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी रानियों, जितने भी लेडी फाइटर्स के बारे में है उसमें, और वन ऑफ देम इज लक्ष्मीबाई. नेक्स्ट इज प्रिंसेस बिहेविंग बैडली. मतलब ये एक तरह से वही है, फेमिनिस्ट अप्रोच को है कि आखिर वो लड़ कैसे सकती है, किसी अंग्रेज को बोल कैसे सकती है. तो नॉट ओनली द रानी लक्ष्मीबाई, इट डिपिक्ट्स द होल सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसमें एक चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई. इट वाज वेरी मार्वेलस बुक और ये मैंने रानी लक्ष्मीबाई वाला चैप्टर पढ़ा है. प्रिंसेस बिहेविंग बैडली, जो बोलते हैं तुम ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, तो व्हाई वी प्रिज्यूम कि आप ऐसे मत करो. एवरीबडी हैज राइट टू डू एनीथिंग. अगर वो सिचुएशन है तो रानी लक्ष्मीबाई ने वैसा ही किया. उसके बाद अभी सबसे जो सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है इंडिया के, रुद्रांशु मुखर्जी, पलासी टू पाकिस्तान, सब लोग जानते होंगे. उन्होंने बेगम एंड रानी, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई, उनको पोर्ट्रे किया. मैं अभी बैठा हुआ था जस्ट बगल में और आरबी ने मुझे बताया कि सर रामविलास ने, क्योंकि मेरे मोबाइल में आरबी फीड है, तो रामविलास ने बताया कि सर कि हम बहादुर शाह जफर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं. तो हियर माय आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल. Both are Indians, both were fighters, and both dedicated towards the Indian freedom struggle. So why only Rani? Why not Begum? And this is the last book और very authentic book, और ये शायद साउथ कोरिया या जापान में लिखी गई है. द रानी ऑफ झांसी, द स्टडी इन फीमेल हीरोइन इन इंडिया. सो अनदर, तो ऐसा नहीं है कि राइटिंग नहीं है, हमें राइटिंग को कलेक्ट करने की जरूरत है और उसको लक्ष्मीबाई के नाम पे उसको पढ़ाने की जरूरत है. ऑलरेडी शिवाजी सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी, शी इज सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी, एंड एवरी टाइम शी विल बी ए सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी. थैंक यू वेरी मच गिविंग मी. बहुत बढ़िया मनीष भाई, बहुत बढ़िया.
बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत विस्तार से इतनी पुस्तकों के साथ आपने ऐतिहासिक सम्मति को हमारे बीच में रखा, इससे हम लाभान्वित हुए। अब मैं मोहित, इसमें जो बोल आते खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लड़ने के लिए उत्प्रेरित करना, लड़ना और खूब लड़ना, इनमें भी अंतर होता है। और जैसे हमने देखा कि कृषक, साधु और संत किस प्रकार की मोर्चाबंदी थी, और जिस प्रकार से आंतरिक और बाह्य संप्रभुता को बचाए रखने की जो ललक थी, और उस ललक को व्यावहारिक स्तर पर किस तरह से लड़ाई के रूप में अंजाम दिया गया, वो झांसी के किले में भी हमने देखा, और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के रूप में उस कुटिया में भी देखा, जो कालकी से आगे लोग बढ़ती है, निर्मोही अखाड़े में भी। तो दोनों स्तरों पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरा आवाम इस रूप में कहीं ना कहीं एकजुट था और त्रस्त था अंग्रेजों से। आप सबने समय दिया इसके लिए। आज का कार्यक्रम बहुत रचनात्मक मैं मानता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के विधिवत औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी उद्यान समिति की समन्वय लीला जी से आग्रह करता हूँ कि वो औपचारिक धन्यवाद कर इस कार्यक्रम का समापन करें। लीला जी। धन्यवाद अमित जी। रानी, तुम तो खुद ही स्मृति चिन्ह थी। इतिहास के किरदारों में, दर्ज किरदारों में जितना रानी लक्ष्मीबाई को गल्प ने घेरा, उतना शायद ही किसी अन्य किरदार को घेरा। हमारी ये कोशिश रही कि तथ्यों पर आधारित करें हम आज का ये आयोजन, और मुझे लगता है कि हम इसमें काफी सब्सटेंस ऐड करने में सफल भी रहे। लेकिन इसके लिए ये हमने सिर्फ 3 दिन में इसको शक्ल दी, पर हमारे साथ करते करते इतने सारे हमारे साथ फैकल्टी मेंबर जुड़े कि उनके लिए दिल से आभार प्रकट करने का मन कर रहा है। सबसे पहले तो अमित जी ने इसकी पूरी संकल्पना की, और बहुत उत्साह उनके अंदर था, जिसके चलते मुझे लग रहा था कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो धन्यवाद। और हमारे पास होता क्या है कि कोई भी इमारत अपनी बुनियाद के बिना खड़ी नहीं होती, और हमारे पास जो हमारे प्राचार्य जी हैं, हम बिल्कुल जल्दी उनके सामने कोई प्रपोजल लेके जाते हैं और हमें उसके लिए अनुमति भी मिल जाती है। तो अभी वो यहाँ पर हमारे बीच में समय नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे साथ एक और बहुत अच्छी ये बात रही कि सारे विभागों की शिरकत रही, और हम मंच पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास इतिहास है, राजनीति है, हिंदी है, और कॉमर्स भी है, और सबसे हमारा, सबकी तरफ से हमारे आज के कार्यक्रम में सहयोग रहा। अनिल जी का और किसान जी का और प्रमोद जी, शैलेंद्र जी, जितने रीनू जी, जितने लोगों ने आज हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हम उनके लिए दिल से आभारी हैं। रानी लक्ष्मीबाई को आप तक पहुंचाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी था, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा कोई भी कार्यक्रम मनीष जी के बिना पूरा नहीं होता। तो जब हमने इस कार्यक्रम की बिल्कुल बीज ही रखा, तब हमने सबसे पहले मनीष जी से संपर्क साधा, और हमारी ये डॉक्यूमेंट्री तैयार करने और जो पुस्तकों की लिस्ट उन्होंने तैयार की, जिसने इस कार्यक्रम को बहुत ऑथेंटिक बनाया, उसके लिए हम सब मनीष जी के दिल से आभार। हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी बाधा आई, और बाधा ये आई कि जब हम उद्यान का नामकरण करना चाह रहे थे, तो हमें एक उसके लिए बोर्ड बनवाना था, और बोर्ड के जो इमरजेंसी चार्जेस थे, ये काम मनोज जी को सौंपा गया, और बोर्ड के इमरजेंसी चार्जेस इतने बढ़ा दिए गए कि हमें लगा कि एक छोटा सा बोर्ड है और उसके लिए हम इतना ज़्यादा पेमेंट करें तो वो जचता नहीं है। तो हमने एक तरह से इस विचार को शेल्फ किया कि चलो हाथ से बना लेंगे, एक चार्ट पेपर पे बना लेंगे, और उसके बाद में नेगोशिएट करके इसके लिए हम बोर्ड तैयार कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मनोज जी ने हिम्मत नहीं की। उन्हें मैंने ये कहा कि हम इसको बाद में देखेंगे। उनका थोड़ी देर बाद दोबारा मेरे पास फोन आया कि मैम ऐसा करते हैं, फ्लैक्स बनवा दो। ठीक है, अब जो फ्लैक्स बना वो आपके सामने है। हमारे तिरंगे के 3 रंग इसमें है, और इसमें हमने मणिकर्णिका, क्योंकि मणिकर्णिका के नाम से तो हम लोग बहुत ही कम जानते हैं उन्हें, और रानी लक्ष्मीबाई, हमने इनको ये दोनों नाम हमने बोर्ड में दिए। और बहुत जल्दी जब नर्सरी के पास से रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा, तब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही बोर्ड हम वहाँ पर स्थायी रूप से लगवा दें। इसके साथ हमारे को तकनीकी सहयोग काफ़ी मिला, उसके लिए हम नॉन टीचिंग स्टाफ के आभारी हैं। मोहित जी हमारे बीच में हैं। हमारे दोनों माली
मैं पहले उनका नाम लूंगी, क्योंकि जब उनको हमने ये कहा कि हमें अपराजिता का एक पौधा चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम रानी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अगर उद्यान समिति इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ तो उद्यान समिति जैसा दिखना भी चाहिए। तो अपराजिता का जो पौधा था वो हमें आनंद फानंद तैयार करके दिया गया। और अपराजिता के पौधे की एक खासियत है कि एक बार आपको इसको लगाना है, बस पानी देना है, बहुत मेहनत ये नहीं मांगता। तो कल आप सब लोग श्रद्धांजलि स्वरूप इसको अपने घरों में लगा सकते हैं। और ये काफी विस्तार लेता है, इसमें नीले और सफेद रंग के फूल आते हैं, मतलब जिस रंग के फूलों का आप पौधा लेंगे उसी तरह के फूल इस पौधे पे रहेंगे। और ये काफी लंबी बेल जाती है, मतलब कहीं भी चढ़ा सकते हैं आप। ये गमले में ही आपकी दीवारों को नुकसान नहीं करेगी। और फिर इसमें से मटर जैसा बीज निकलता है, तो आप इसको अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। तो ये रहा। और इसके साथ मैं अपनी जो एनएसएस की समिति के सदस्य हैं, जो अमित जी को लगातार सहयोग करते रहते हैं, उनका आभार प्रकट करती हूँ। उनके सदस्य यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सारिका जी हैं और अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारिका जी ने ये रोटरी का जो प्रबंध किया है, सारिका जी ने, उसके लिए सारिका जी का आभार। और मेरी उद्यान समिति, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा बात सुनूंगी क्योंकि मेरी जो उद्यान समिति के सदस्य हैं वो सिर्फ एक मैसेज पे मेरे साथ उपलब्ध रहते हैं। और जैसे ही हमने ये नाम फाइनल किया, हमने ग्रुप में डाला और हमें उनकी सहमति मिल गई। तो उद्यान समिति में हमारे बीच में रामविलास जी हैं, मनोज जी हैं और स्तुति अभी थी यहाँ पर, वो अभी चली गई हैं। और मनु उमेश जी हैं। मनु उमेश जी का नाम मैं खास तौर पे लूंगी क्योंकि ये मणिकर्णिका के साथ अपना नाम शेयर करते हैं, मणिकर्णिका के निक नेम के साथ अपना नाम शेयर करते हैं। तो हमारे पास दीपिका जी भी हैं, उन्होंने इस साल हमारी उद्यान समिति को ज्वाइन किया है। तो और अगर किसी सदस्य का नाम मेरे से छूट रहा है तो हमारे अनिल सिंह एनएसएस में, अनिल सिंह, हाँ, एनएसएस के अनिल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। रामरूप मीना जी, रामरूप जी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। और वत्सल सिंह, वत्सल भी है हमारे साथ में। और वत्सल के होने से हमारे यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट की भागीदारी भी पूरी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के कार्यक्रम को हम जिस रूप में देखना चाह रहे थे, हमारे को हर सदस्य की भागीदारी मिली। और डॉक्यूमेंट्री देखते हुए भी मैंने ऑब्जर्व किया कि एक फोकस था। और इससे हमें लगता है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। जबकि अभी कॉलेजेस में खाली फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, पीछे भारी मात्रा में हमें अपने स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए कृपया एक बार ताली बजा दीजिए। तो आज के कार्यक्रम से हमारा मकसद भी यही है कि आप लोग खुद थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। जब मैंने रानी मणिकर्णिका के ऊपर फिल्म देखी थी और उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये पता चला कि झांसी में इनकी 5वीं पीढ़ी आज भी मौजूद है। तो ये आप लोगों के लिए हम एक फ्लोट करते हैं कि आप इसको एक थोड़ा और एक्सप्लोर करें। और जब आप एक किरदार को एक्सप्लोर करते हैं तो उसके माध्यम से आप कई अन्य किरदारों तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आप सबका आभार। और अमित जी शीघ्र ही एक गंगा दास जी पे, हालांकि मैंने सोचा था मैं इसको करूंगी, लेकिन कार्यक्रम को आगे के लिए मोमेंटम देने के लिए वो शीघ्र ही एक पेपर हमारे पास लेकर आ रहे हैं, सर्च पेपर गंगा दास जी के ऊपर। क्योंकि इतिहास में जो मुख्य किरदार के साथ चरित्र जुड़े रहे हैं, जिन्होंने उस चरित्र को यहाँ तक पहुँचने में मदद की है, उन किरदारों का भी उल्लेख होना बहुत जरूरी है। तो यही शायद जो प्रमोद जी ने कहा, हिस्ट्री को रिविजिट करने का तरीका होगा। और हाँ, एक सेकंड और, प्रमोद जी ने यह भी बोला कि हमारे समय में हम इस तरह से चर्चा नहीं करते थे। और उसकी वजह मुझे ये नजर आती है कि हमारे जो माता पिता थे वो इन किरदारों से जुड़े हुए थे और हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन लोगों के नाम सुनते थे। जब मुझे सुनने में आता था कि तुम्हें एक चोट से प्रॉब्लम होगी, राणा सांगा को देखो उसने कितनी चोटें खाई थी, तो कहीं लगता था कि मुड़कर देखें कि ये राणा सांगा थे कौन। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसमें एक ये वैक्यूम आ गया है, एक तरह की ये शून्यता आ गई है। तो हमारा एज अ टीचर फर्ज बनता है कि हम वापस उन इतिहास के पन्नों तक उनको लेके जाएं। इस सब के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इन बच्चों को भी आप लोग